शुरू करते हैं। फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से व्यक्त किया जाता है कि भाई दो या दो से अधिक फलनों को किस तरह संयोजित किया जाए, इस पार्ट में हम उसकी बात करेंगे। तो थोड़ा समझते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास मान लीजिए कि 3 समुच्चय हैं, ए, बी और सी। ए से बी में एक फलन f और बी से सी में एक फलन g परिभाषित किया जा रहा है। अब ये फलन क्यों परिभाषित करते हैं, क्या जरूरत है संयोजन की, थोड़ा इसके बारे में समझें। देखिए मान लीजिए ये आपकी कक्षा के बच्चों के रोल नंबर है, रोल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 3 बच्चों के रोल नंबर हैं, जितने भी बच्चे हैं उन सब के रोल नंबर हम यहाँ पर ए समुच्चय में ले रहे हैं। अब इन बच्चों के नाम की रोल नंबर 1 से जिसका नाम है उसका ए नाम है, कोई बी बच्चा है, कोई सी नाम का बच्चा है, इस तरह से। तो 1 रोल नंबर ए का, 2 रोल नंबर बी का, 3 रोल नंबर सी का। तो ये फलन f हमने रोल नंबर से बच्चे के नाम को जोड़ दिया। उसके बाद हम मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम ले रहे हैं और उसमें कुछ बच्चों के मार्क्स आए, 10 मार्क्स का एग्ज़ाम है। मान लीजिए किसी के 5 आए हैं, किसी के 7 आए हैं, किसी के 9 आए हैं, है ना, होता है। हो सकता है कोई डी नाम का बच्चा है वो 0 भी ले आए, पढ़ता नहीं होगा, तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे। लेकिन मान लीजिए ये 4 रोल नंबर वाला था डी और डी के 0। तो इसी तरह के कुछ संबंध हम फलन जो है हम परिभाषित कर रहे हैं। तो प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, एक ही बात होती है। तो f और g 2 फलन हमने इस प्रकार परिभाषित किए। देखिए आपकी जो पूरी कंप्यूटर प्रणाली है उसके अंदर आपके जो सॉफ्टवेयर बनते हैं सारे के सारे ये जो संयुक्त फलन की जो आपकी अवधारणा है उसके आधार पर डिपेंड करता है। देखिए आपका रिजल्ट आता है तो आप बोर्ड की साइट पे जाते हैं और वहाँ अपना रोल नंबर गूगल पे डालते हैं। सॉफ्टवेयर में रोल नंबर डालते ही आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी मार्कशीट, उसमें कितने कितने मार्क्स कहाँ है, सब कुछ आ जाता है। तो वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ यही सब हो रहा है कि एक फलन को दूसरे फलन से जोड़ दिया जाता है, संयोजन कर दिया जाता है, दूसरे को तीसरे से जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से समुच्चयों में आपस में फलनों के संयोजन से जैसे ही हम गूगल में रोल नंबर डालते हैं आपके मार्क्स निकल के आ जाते हैं कि भी ये 1 नंबर का रोल नंबर वाला बच्चा था, आपने रोल नंबर डाला, सॉफ्टवेयर ने कहा ये ए नाम का लड़का है, ए नाम का लड़का है, इसके 5 मार्क्स आए। इस तरह से 2 रोल नंबर है, 2 रोल नंबर डाला आपने, रोल नंबर डालते ही नाम आ गया लड़के का, बच्चे का, और बच्चे के कितने मार्क्स आए, 7 मार्क्स आए, ऐसा बता दिया गया। इसी प्रकार तो ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है आपका फलनों के संयोजन से आपका निकल कर आता है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये संयोजन को समझना, संयुक्त फलन की अवधारणा हमारे लिए मैथमेटिक्स में कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर इसके बिना कुछ भी नहीं है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इसी से बनते। तो इस तरह से हम कुछ फलनों को, जरूरी नहीं है कि 2 ही फलन, आगे एक और समुच्चय ले लिया और एक h नाम का फंक्शन डिफाइन कर दिया। इस तरह से हम अलग अलग समुच्चय लेते हुए अलग अलग फलन परिभाषित करते हुए सबका संयोजन कर लेते हैं और लास्ट में फाइनल वैल्यूज पर पहुंच जाते हैं। यहां से यहां भी एक फलन परिभाषित किया जा सकता है जिसको क्या बोला जाएगा, जिसको फर्स्ट फंक्शन f, सेकंड फंक्शन g। तो फर्स्ट फंक्शन राइट साइड में लिखा जाता है बच्चों, f लिख दिया। संयोजन का जो ऑपरेशन है उसको o से डिनोट करते हैं और फिर आपका सेकंड फंक्शन कौन है, g, तो g इधर लिखा जाता है। और ये कहां से कहां डिफाइन होगा, देखिए आपने इस फंक्शन को a से c में डिफाइन किया है। अगर आप h और फंक्शन लेते आगे तो आपका ये जो फंक्शन ये बोला जाता फर्स्ट फंक्शन f के बाद में ऑपरेशन कौन सा, o का ऑपरेशन किसको व्यक्त करता है, संयुग्मन की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए होता है। सेकंड फंक्शन आपका g और फिर एक और फंक्शन आपने h ले लिया। तो इस तरह से HOGOF बोला जाएगा अगर ये आपका D समुच्चय है। तो
तो आप देखिए दो फलनों का यानी कि f और g का संयोजन भी ले सकते हैं, आप f g h का संयोजन भी ले सकते हैं। आगे आप r कोई फलन परिभाषित कर दें एक समुच्चय और लेके तो उसको भी संयोजित कर सकते हैं। अच्छा, इनको बोला क्या जाता है आपने देखा। अब हम देखेंगे कि ये कहां से कहां परिभाषित है, क्योंकि कोई फलन का संयोजन कर दिया, एक फलन लिया दूसरा फलन लिया, दोनों का संयुक्त किया और एक नया फलन बना दिया, यही तो है संयोजन। देखिए आपने f और g को संयुक्त किया और GOF बना दिया, यानी कि दोनों को संयुग्मित कर दिया। कहां से कहां परिभाषित होगा बच्चों, a से c में, a से c में परिभाषित किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखें। तो ये जो संयुक्त फलन जो GOF है, ये प्रथम फलन के प्रांत से अंतिम फलन के सह प्रांत तक जाता है। देखिए प्रथम फलन कौन, f का प्रांत कौन, a से स्टार्ट होगा और कहां तक चला गया आपका, यहां तक। g लास्ट में कहां खत्म हुआ, c पर, तो c तक जाएगा। तो सेकंड फलन का सह प्रांत कौन हुआ, c हुआ बच्चों। लेकिन आपने तीन फलनों को अगर संयोजन किया, संयुक्त फलन बनाया तीन फलनों का, तो क्या नाम हो गया, HOGOF। उसके लिए तीन फलन चाहिए, तो देखो f, g और h। ये कहां से कहां परिभाषित होगा बच्चों, ये परिभाषित होगा प्रथम फलन के प्रांत से अंतिम फलन के सह प्रांत तक। प्रथम फलन कौन है, f, इसका प्रांत कौन हुआ, a, ये a हुआ। और अंतिम फलन कौन है, h का सह प्रांत कौन हुआ, आपका d हुआ। तो a से d में ये फलन परिभाषित होगा। तो ये वाला जो फलन है वो तो GOF हुआ बच्चों, और ये जो फलन है आपका ये क्या हुआ, HOGOF। दोनों ही संयुक्त फलन हैं, ये भी संयुक्त फलन और ये भी संयुक्त फलन। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो संयुग्मन है, संयुक्त फलन बनाते हैं हम, ये हमारे किस तरह से काम में आते हैं। यानी कि देखिए कई ऑपरेटर्स को जोड़कर हम उनको संयुक्त कर कर एक नया ऑपरेटर तैयार कर देते हैं। फंक्शन एक ऑपरेटर की तरह बिहेवियर करता है और फाइनली जो हमें चाहिए होता है वो हम निकाल लेते हैं। तो इससे हमारा समय की बचत हो जाती है। पहले डॉक्यूमेंटेशन होते थे बच्चों, हमारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो उनके नाम, फिर उनको रोल नंबर दिए जाते थे। बोर्ड उनकी कॉपियां एकत्रित करता था, कॉपियां एकत्रित करके उनको कोडिंग सिस्टम से डिकोड कर दिया जाता था, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। फिर वो बच्चों की कॉपियां चेक होने के लिए जाती थी, फिर उनके मार्क्स आते थे, और मार्क्स आते थे तो इन सब का रिकॉर्ड कितना बढ़ जाता था आप सोचिए। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में संयुक्त फलन आया, तो कंप्यूटर का जैसे ही आविष्कार हुआ तो क्रांति आ गई। कुछ भी नहीं करना होता, आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी होती, आपको सिर्फ गूगल पे जाकर अपने बोर्ड की साइट पे जाना होता है, उस सॉफ्टवेयर में आपका रोल नंबर डालना होता है, रोल नंबर डालते ही वो सारी प्रक्रिया बिल्कुल आपके सामने आ जाती है। तो आप कितने काम से बच जाते हैं। यही तो होता है, आप पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो ये सब कुछ उसी तरह सॉफ्टवेयर मेंटेन हो रखे। किसके कारण, इस संयुक्त फलन की अवधारणा के कारण। फाइनली रिजल्ट आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो कई फलनों को जोड़कर संयुक्त फलन की अवधारणा इस प्रकार बच्चों को दी जाती है यहां पर। तो देखिए इसको परिभाषित करते हैं बच्चों। परिभाषित किस तरह से किया गया है, देखिए फलनों का संयोजन। संयुक्त फलन क्या है, यदि f a से b में परिभाषित हो, यदि f a से b में परिभाषित हो, ये a ये b, कोई फलन g b से c में परिभाषित हो। यहां पर एक देखने वाली बात है, देखिए a था आपका और ये b था और ये आपका c था, a b और c, a से b में एक फलन और b से c में एक फलन, इसको f दिया, इसको g नाम दे दिया, जैसा कि आपने अभी यहां पर दिया था, समझा था इसे। फिर a से c में एक फलन परिभाषित कर दिया जिसका संयुक्त फलन नाम है और GOF से परिभाषित। प्रथम फलन राइट में लिखा जाता है और द्वितीय फलन लेफ्ट में लिखा जाता है। इसी तरह ये प्रक्रिया चलती है और a से c में परिभाषित किया, यही आपने नीचे देखा। तो आपने देखा a से b एक फलन और g दूसरा फलन b से c है, तब f तथा g का संयुक्त फलन GOF a से c में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि GOF x इक्वल टू G of fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a।
इस बात को भी जरा हम आगे समझते हैं। तो दो फलनों का संयुक्त फलन GOF A से C में परिभाषित किया जा सकता है, और किस प्रकार किया जा सकता है आगे और समझते हैं इस बात को। देखिए ये यहाँ पर मैंने बना रखा है, एक समुच्चय A है, दूसरा समुच्चय B है, तीसरा समुच्चय C है, आपका F A से B में है, G B से C में है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो फर्स्ट फलन है f, ये जहां जो इसका सह प्रांत आ रहा है वहां से फिर आप दूसरा g निकाल रहे हैं। तो देखिए जो इसका सह प्रांत था f का, वो किसका प्रांत बन गया है, f का सह प्रांत g का प्रांत बन गया है। तो तभी तो संयुग्मन होगा। अगर ये कोई और समुच्चय होता और g यहां से यहां परिभाषित हम करते तो फिर संयुग्मन नहीं हो सकता था। तो इसकी नेसेसरी कंडीशन पे आगे प्रकाश डालेंगे। पहले ये जुड़ाव दिखना चाहिए, जैसे f यहां से यहां आया तो g यहां से आगे बढ़ना चाहिए, तभी उनका संयुग्मन बन पाएगा। ठीक है, GOF परिभाषित किया A से C में। किस प्रकार परिभाषित किया, देखिए इसके अंदर x एलिमेंट थे। अब x कोई भी फलन अपने डोमेन को लेता है, तो f किसको ग्रहण करेगा, अपने डोमेन को। तो f में क्या डालोगे बच्चों, x, तो x डालोगे तो क्या निकल कर आता है, y, यानी कि x का प्रतिबिंब कौन है, y। तो y क्या हो गया, x का प्रतिबिंब हो गया। और जो कैसे मिला होगा y, जब आपने f के अंदर x को डाला तो उसने y को बनाया, तभी तो लिखा जाता है y = fx। अच्छा, अब आप g का प्रांत क्या है, g का प्रांत ये है b, और G का सह प्रांत कौन सा, C समुच्चय। C में माना मैंने Z है, क्या है, Z। अब Z किसके प्रतिबिंब होंगे, इन Y के प्रतिबिंब होंगे। किस फलन के अंतर्गत होंगे, G फलन के अंतर्गत होंगे, क्योंकि कोई भी फलन अपने प्रांत को ग्रहण करता है तो G किसको ग्रहण करेगा, G Y को ग्रहण करेगा। तो जैसे ही G में Y डालेंगे Z बनेगा। तो आप देखिए Z = क्या, G और y का। तो g में y डाला तो क्या बन गया, y का प्रतिबिंब कौन आ गया, z। अब आप पीछे देख रहे थे y खुद क्या था, y तो प्रतिबिंब था x का, किसके अंतर्गत, f के अंतर्गत, तभी तो लिखा था y = fx। और y की वैल्यू अगर मैं fx लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, g की जगह मैंने g लिखा, अंदर y की जगह fx लिख दिया, क्योंकि पीछे से आप देख के आए y = तो fx है। तो ये यहां पर g(of fx) जो लास्ट प्रतिबिंब है वो मिल जाता है। अब आपने GOF जो संयुक्त फलन है उसको कहां से कहां परिभाषित किया, A से C में परिभाषित किया। तो देखिए GOF संयुग्मन से एक नया फलन आपके सामने आ गया है। आपने f और g का संयुग्मन किया तो एक संयुक्त फलन GOF आपके सामने आ गया। अब GOF किसको ग्रहण करेगा, अपने प्रांत को। प्रांत कौन है साहब GOF का, A आपके सामने है। और सह प्रांत में क्या मिलेंगे, उसके प्रतिबिंब मिलेंगे। तो GOF लेगा किसको, x को। और फाइनली सीधा इस बीच वाली प्रक्रिया को न लेते हुए सीधा क्या दे देगा, z दे देगा आपको। क्यों, क्योंकि x के प्रतिबिंब इस फलन के अंदर सीधे z बन जाएंगे। इस फलन में x के प्रतिबिंब y थे और g फलन में y के प्रतिबिंब z थे, लेकिन GOF फलन में x के प्रतिबिंब सीधे सीधे आपको z मिलने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा समझिए। आपने GOF को क्या दिया, उसका प्रांत x दिया, क्योंकि प्रांत कौन है, A, और A में क्या है, x, इसलिए मैंने इसको x दे दिया। अब x जाएगा तो पहले f के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, f के पास, और g(of fx) लिखा जाएगा। यही तो आपका z हुआ, यहां से आपके सामने आया कि g(of x) यानी कि x का प्रतिबिंब कौन बनता है, g(of fx) बनता है। चाहे इसको z बोल दो, चाहे ये बोल दो, क्योंकि z के बराबर ये वैल्यू पहले ही शो कर चुका हूं मैं। z बराबर g(of fx) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। जितने भी A में x होंगे उन सब के लिए ये बात सत्य होगी। तो इस तरह से परिभाषित किया। नोट करने वाली बात देखिए, संयुक्त फलन GOF में प्रथम फलन f कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और द्वितीय फलन g, क्योंकि पहले f और फिर g आया। तो पहला फलन कौन हुआ, फर्स्ट फंक्शन f, और सेकंड फंक्शन कौन हुआ, g। लेकिन लिखने में f राइट साइड में लिखा जाता है, तो ये प्रथम फलन पहले लिखा जाएगा और संयुक्त फलन की संक्रिया के बाद दूसरा फलन। तीन फलन होते, प्रथम f हो, फर्स्ट फंक्शन f हो, सेकंड फंक्शन g हो, और थर्ड फंक्शन h हो। तो कैसे लिखा जाएगा इसका संयुग्मन, देखिए
संयुक्त फलन इसका बनेगा, देखिए प्रथम लिखा जाएगा, फिर संयुक्त फलन की संक्रिया O, फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन, फिर उसके बाद संयुक्त फलन की संक्रिया और फिर थर्ड फंक्शन H। और भी कोई अगर R होता, जैसे फोर्थ फंक्शन माना कि कोई R है, तो फिर संयुक्त फलन की संक्रिया और इधर लिखा जाता R, ROHOGOF, इनका संयुग्मन। तो ये संयुक्त फलन हुआ 4 फलनों का। अगर इतना लिखा गया हो HOGOF, तो कितने फलनों का संयुक्त फलन बना? 3 फलनों का। और जो आपका GOF है वो कितने फलनों का संयुक्त फलन है? 2 फलनों का, जिसमें प्रथम फलन राइट साइड से देखेंगे F है और फिर G। F को उधर लिखने का कारण है बच्चों, क्यों? क्योंकि GOF को हम देते हैं X। क्या देते हैं? X। तो सबसे पहले X किसके पास जाएगा? F के पास, प्रथम फलन के पास। फिर उसके बाद ऑपरेट कौन कर देगा? G कर देगा। इसीलिए प्रथम फलन राइट साइड में लिखा जाता है बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि संयुक्त फलन को परिभाषित करने के लिए उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होना चाहिए। पिछले केस में आपने क्या देखा था? पिछले केस में अभी आपको बना के बताया था कि 3 समुच्चय होते हैं, जिसमें पहला फलन F और दूसरा फलन क्या था? आपका G। ये A समुच्चय, ये B समुच्चय, ये C समुच्चय। यहाँ पे व्यवस्था कुछ और है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। उससे पहले मैंने कहा FOG A से C में परिभाषित हो सकता है। पीछे परिभाषा में लिखा है कि GOF परिभाषित होगा कहाँ से? A से C में परिभाषित होगा। क्यों होगा यहाँ पर परिभाषित? इसका कारण ये है, कारण ये है कि जो प्रथम फलन F परिभाषित किया था वो A से B में है और द्वितीय फलन G B से C में। तो यहाँ क्या बात देखने को बच्चों को मिल रही है? यहाँ बच्चों को देखने को मिल रहा है कि जो F है उसका सह प्रांत, F का सह प्रांत बराबर है, किसके बराबर है? F का सह प्रांत G के प्रांत के बराबर है, G के प्रांत के बराबर। तो इस व्यवस्था के बारे में बात कीजिए। अगर F का सह प्रांत G के प्रांत के बराबर है तो फिर संयुक्त फलन GOF A से C में परिभाषित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर X मिलेंगे, उनके प्रतिबिंब कौन होंगे? Y, जिसको क्या बोलोगे? FX बोलोगे। और फिर y के प्रतिबिंब g के अंतर्गत क्या बोल देते थे आप? z बोल देते थे। z कब मिलेगा? जब g में कौन दोगे? y दोगे। और y की जगह fx लिख दे तो पीछे केस में अभी अपन ने बात की थी बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा, इक्वल टू g ऑफ fx। ऐसी व्यवस्था हमने पीछे देखी थी, तो बिल्कुल परिभाषित किया गया। अब एक नई व्यवस्था की चर्चा कर लेते हैं कि आवश्यक प्रतिबंध क्या होना चाहिए। ऐसा होगा तो बिल्कुल GOF परिभाषित होगा अगर f का सह प्रांत g के प्रांत के बराबर हो जाए। अब नई व्यवस्था में देखिए मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि एक B समुच्चय है, उसके अंदर f का परिसर आना चाहिए। क्यों? B क्या हो गया? f का सह प्रांत हो गया। तो f का सह प्रांत हो गया तो परिसर हमेशा सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। तो जो परिसर होगा, किसका परिसर है? ये f का परिसर है। f का परिसर यहां पर मिलेगा तो ये B के अंदर रहेगा। अब एक नया समुच्चय C है जो अपने अंदर f के परिसर को ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो B की वैल्यू है 1 2 3 4 और f का परिसर है आपका, f का परिसर बराबर 1 और 2 ही है। और एक समुच्चय C ले लिया जाए जिसके अंदर 1 2 रहे और साथ में 7 आ जाए। तो देखिए कुछ व्यवस्था आप इस तरह की है कि नहीं, f का परिसर B में भी आ गया और f का परिसर C में भी आ गया। तो B में भी हो गया और C में भी हो गया। तो यहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि जो f का परिसर है वो उपसमुच्चय है किसके? G के प्रांत का। ऐसी व्यवस्था देखिए, f का परिसर उपसमुच्चय हो गया G के प्रांत का। अगर ऐसा हो
तो भी संयुक्त फलन परिभाषित किया जा सकता है। ये नेसेसरी कंडीशन है बच्चों, ये होना ही चाहिए। लेकिन यहां पर जब आप दूसरी व्यवस्था की बात करते हैं कि f का सह प्रांत बराबर g का प्रांत हो जाए, तो g का प्रांत कौन हुआ, b हुआ, और f का सह प्रांत भी b हुआ, तो बराबर हो गए ना, क्योंकि f कहां से कहां b तक है और b से g स्टार्ट हुआ, तो g का तो b प्रांत बन गया और f का क्या बन गया, सह प्रांत। तो ये दोनों बराबर हो गए, और ये दोनों बराबर हो गए बच्चों, तो f का परिसर क्या f के सह प्रांत में होगा, आप कहेंगे होगा, तो फिर वो g के प्रांत के अंदर भी चला गया, इसका मतलब g के प्रांत का उपसमुच्चय हो गया f का परिसर। तो ये नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे, इस कंडीशन से ये चीज अपने आप शो हो जाती है। तब हम कहेंगे कि फलन जो है, दो फलनों का संयुक्त फलन GOF परिभाषित हो जाएगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, इस कंडीशन में ये कंडीशन छुपी हुई है बच्चों, इसलिए GOF परिभाषित किया जा सकता है। तो आप देख लें, संयुक्त फलन GOF का अस्तित्व तभी होगा, कब होगा, केवल और केवल यदि प्रथम फलन f का परिसर द्वितीय फलन g के प्रांत का क्या हो बच्चों, उपसमुच्चय हो, अर्थात f का परिसर g उपसमुच्चय हो g के प्रांत का। तो बच्चों ने देखा कि नेसेसरी कंडीशन संयुक्त फलन की क्या होनी चाहिए। अब तीन फलन जुड़े, सोचिए, अब थोड़ी और बात करते हैं कि तीन फलनों का अपन संयुक्त फलन निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो तीन फलन का निकाल ले रहे हैं, f, g और h। तो यहां से यहां जो फलन परिभाषित होगा वो तीन फलनों का संयुग्मन कर देगा। उसका नाम क्या होगा, प्रथम फलन a से b में क्या परिभाषित किया, f, और फिर c में क्या परिभाषित, c से d में क्या, h परिभाषित किया, और b से c में क्या, g। तो तीन फलनों का संयुग्मन निकालना। प्रथम फलन राइट साइड में लिखा जाता है, फिर संयुक्त फलन की जो संक्रिया है उसका ऑपरेशन का नाम o होता है, फिर g और फिर h। ये कहां से कहां परिभाषित हुआ, a से d में परिभाषित हुआ, तो इसने नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल किया होगा। जैसा कि मैंने कहा, देखिए कैसे चेक करते हैं। प्रथम फलन कौन है, f, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, इस तरह से लिखा जाता है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और आपका ये थर्ड फंक्शन। तो ये तीन फलन हो गए। गौर कीजिए, प्रथम फलन का परिसर द्वितीय फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। अब प्रथम फलन का परिसर इसके अंदर होगा और द्वितीय फलन कौन है, g, उसका प्रांत कौन हो गया, b हो गया, तो हो गया उपसमुच्चय। तो आप यहां से देखते हैं कि f का जो परिसर है वो उपसमुच्चय है किसके, g के प्रांत का। एक तो ये चीज बच्चों के सामने आई। दूसरी चीज, अब द्वितीय फलन g और h, आगे देखिए, द्वितीय फलन कहां से कहां गया, b से c में गया, तो इसमें परिसर किसका मिलेगा, g का मिलेगा। तो g का परिसर h के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। बिल्कुल, h का प्रांत कौन हो गया, c ही हो गया, और इसके अंदर किसका परिसर छुपा हुआ है, g का परिसर छुपा हुआ है। तो आप यहां देखते हैं कि g का जो परिसर है वो उपसमुच्चय है h के प्रांत का। यही व्यवस्था अगर आगे भी फलनों का संयोजन करें तो निरंतर चलती रहेगी। प्रथम, तो हम कहने में कैसे बोलेंगे, प्रथम फलन का परिसर द्वितीय फलन के प्रांत का उपसमुच्चय हो, द्वितीय फलन का परिसर तृतीय फलन के प्रांत का उपसमुच्चय हो, तृतीय फलन का परिसर चतुर्थ फलन के प्रांत का उपसमुच्चय हो। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर फलनों का संयोजन हो जाता है। तो बच्चों ने बहुत सीख लिया होगा कि संयुक्त फलन की अवधारणा क्या कहती है। अब हम संयुक्त फलन को निकालने की प्रक्रिया पे बात करते हैं। उसके लिए हम दो फलनों का उदाहरण लेते हैं और GOF या FOG कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, fx इक्वल टू साइन x बच्चों ने लिया, ये r से r में परिभाषित है, तथा एक दूसरा फलन gx mod ऑफ 2x प्लस 3 लिया, ये भी r से r में परिभाषित है। तो पहले तो बात ये करते हैं, क्या इनका संयुग्मन हो सकता है कि नहीं। तो नेसेसरी कंडीशन पे ध्यान देंगे। देखिए, मैंने कहा एक r समुच्चय है, दूसरा भी r समुच्चय है और तीसरा भी r समुच्चय है। ये
क्वेश्चन जो कह रहा है ये कह रहा है यहां से यहां f और यहां से यहां g परिभाषित है। तो बताइए क्या f r से r में है? तो मैंने कहा r से r में f परिभाषित हो गया। ठीक है, g भी r से r में है तो मैंने r से r समुच्चय में g को परिभाषित कर दिया। तो फिर तो संयुक्त फलन आपका क्या बन जाना चाहिए? आपका बन जाना चाहिए GOF। और GOF कहाँ से कहाँ परिभाषित होता है? प्रथम फलन के प्रांत से द्वितीय फलन के सह प्रांत तक। तो ये r से r ही परिभाषित हो जाएगा। ये बात बच्चों के समझ में आ गई होगी। अच्छा, दूसरी स्थिति बताता हूं। इसमें GOF परिभाषित हुआ, क्या FOG भी हो सकता है? अगर मैं पहले g को ले लूं, जरा बात करते हैं। अगर मैंने पहले g को परिभाषित कर दिया और फिर मैंने f को परिभाषित कर दिया, क्योंकि तीनों समुच्चय ही r हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए g प्रथम फलन हो गया और f द्वितीय फलन हो गया। तो अब इनका जो संयुग्मन होगा वो यहां इस प्रांत से इस के सह प्रांत f के सह प्रांत तक जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा प्रथम फलन राइट साइड में, फिर संयुक्त फलन की संक्रिया o और उसके बाद क्या लिख दिया जाएगा? f। तो आप देखेंगे कि FOG भी परिभाषित हो गया है। और FOG में प्रथम फलन कौन है? g और द्वितीय फलन कौन है बच्चों? f। अब आप गौर कीजिए ये कहां से कहां परिभाषित हुआ, कौन से समुच्चय से कौन से समुच्चय में परिभाषित हुआ। क्योंकि कोई फलन परिभाषित करते हैं तो उसके लिए प्रांत और सह प्रांत की बिल्कुल अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। तो ये इस r से इस r में, यानी कि r to r ही हुआ। तो बच्चे देख पाए GOF भी r से r में परिभाषित हो जाएगा और FOG भी r से r में परिभाषित हो जाएगा। तो ये बात बच्चों ने यहां समझ ली होगी। अब देखिए, अब कह रहा है कि इनके लिए GOF और FOG ज्ञात करें। उसने पहले ही कह दिया GOF और FOG ज्ञात करें। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि दोनों ही चीजें परिभाषित की जा सकती हैं। प्रथम फलन f को लें तब भी संयुक्त फलन बन जाएगा और प्रथम फलन g को लें तब भी संयुक्त फलन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे जो नेसेसरी कंडीशन दी हुई थी वो फुलफिल हो रही है। अब बात करते हैं fx इक्वल टू साइन एक्स r से r में, gx इक्वल टू मोड ऑफ 2x प्लस 3, ये भी r से r में परिभाषित है। तो GOF r से r में होगा और FOG भी r से r में होगा। ये बात जो मैंने समझाई है उसको यहां पर लिखा है। अब निकाला कैसे जाता है? GOF कैसे निकाला जाएगा? बच्चे गौर करेंगे कैसे निकलता है। देखिए GOF एक फलन हुआ, संयुक्त फलन। ये अपने प्रांत को डील करेगा, x दे दिया क्योंकि यहां x होंगे ना, वो x इसको दे दिए। अब ये अपने प्रांत को ऑपरेट करेगा। तो देखिए थोड़ी देर पहले परिभाषा पढ़ी थी कि GOFX इक्वल टू किस प्रकार परिभाषित होता है? G of fx, ये आपने पढ़ा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए स्टार्टिंग में। तो यहां पर देखिए GOFX लिखा जा सकता है G of fx। ये लीजिए G of fx का मतलब G अपनी जगह रहेगा, fx का मतलब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में sin x। तो fx का मतलब क्या हो गया बच्चों? sin x हो गया। अब G sin x को ऑपरेट करेगा। G ऑपरेट कैसे करता है आप बताइए? यहां पर G ऑपरेट ऐसे करता है कि g को जब x देते हो तो वो 2x प्लस 3 और उसके मोड लगा देता है। अब आप ही बताइए, अगर sin x दोगे तो वो इसके साथ भी ऐसा ही बिहेवियर करेगा, क्योंकि यहां x है तो ये बना और g के अंदर यहां क्या दिया हुआ है बच्चों को? sin x। तो sin x आगे x की जगह चला जाएगा, मोड ऑफ 2 sin x प्लस 3 का मोड। ये आपका आंसर आएगा। तो देखिए ये आपने G of fx, G sin x को ऑपरेट किया तो ये आ गया। अब FOG कैसे निकालेंगे? FOG को x दोगे तो कैसे लिखा जाएगा? f of gx। gx की वैल्यू कहां से? ये रही gx की वैल्यू मोड ऑफ 2x प्लस 3। अब मोड ऑफ 2x प्लस 3 को कौन ऑपरेट करेगा? f ऑपरेट करेगा। अब जरा f का बिहेवियर देखते हैं, f कैसे ऑपरेट करता है। f को आप x देते हैं तो बच्चों sin x बना देता है, मतलब उसके साइन लगा देता है। अच्छा, x की जगह 2 ले लोगे तो क्या बन जाएगा? sin 2। x की जगह 3 ले लोगे तो sin 3, मतलब x की जगह जो भी वैल्यू आएगी उसके साइन लगा देगा। ये इसका वर्क करने का तरीका है, इसका बिहेवियर है, इसका नियम है।
तो बच्चों फिर आप यहाँ पर क्या दे रहे हैं, mod ऑफ 2x + 3, तो ये किसके साइन लगा देगा, ये साइन लगा देगा mod ऑफ 2x + 3 के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चे देख पा रहे होंगे कि GOF(x), यहाँ पर मैं कहूँ GOF(x) की जो वैल्यू आई वो FOG(x) के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। तो FOG और GOF बराबर हो ये आवश्यक नहीं है, आपने यहाँ देखा होगा बच्चों। तो इस तरह FOG GOF आप निकाल सकते हैं, 2 फलनों के संयुग्मन कर सकते हैं, 3 फलनों का संयुग्मन करके नया संयुक्त फलन निकाल सकते हैं। इस तरह की बातें हमने आज के इस अध्याय में सीखी। अगले भाग में कुछ बातों पर और चर्चा करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।